हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आज करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। ठीक है, साइंस में हम कर रहे हैं कौन सा चैप्टर? तो 14वां चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में हमने इसके पिछले वीडियो में बात की थी, सौर ऊर्जा की युक्तियों के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने सौर्य सेल रह गया था और सौर्य तापन हो गया था और सौर कुकर के लाभ हानियाँ पढ़ ली थी। ठीक है, पढ़ लिए थे हम लोग। आज हमको करना है क्या? सौर सेल। सौर सेल क्या होता है उससे हम बात करेंगे उसकी आज। अगर आप इसके पिछले वीडियो में आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आई होगी तो एक बार आप कमेंट कीजिएगा, या फिर क्वेश्चन तो था नहीं, ठीक है, जो भी टॉपिक्स होगा आपको नहीं समझ में आया, जो भी टॉपिक था उसमें आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे अगर हम आपको बता दें कि अगर आपको कोई क्वेश्चन करनी है, जैसे मैथ से रिलेटेड हो गया या फिर साइंस से रिलेटेड, ठीक है, तो जाइए चैनल पे, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोनों मिल जाएगा, तो दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो मन करे वहाँ पर आप क्वेश्चन का फ़ोटो खींच कर भेज सकते हैं, आप जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड वालों के लिए। जो यूपी बोर्ड का पेपर है वो फरवरी में होगा, लगभग 18 तारीख से। ठीक है, तो अभी डेट आया है, टाइम टेबल भी नहीं आया है। ठीक है, तो देख लेंगे, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लेते हैं हम। फिर उसके बाद देखिए, ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद 14वां ख़त्म होने के बाद केमिस्ट्री देख लेंगे, जो चैप्टर थोड़ा बहुत रह गया है। मतलब उसमें क्या है कि हमने सिर्फ केमिस्ट्री के शॉर्ट वीडियो टाइप हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उनसे उनको ही बस प्रोवाइड करवाया है, अब सारे नहीं करवाए हैं। तो उसमें लगभग हम 3 सारा चैप्टर तक कंप्लीट है। ठीक है, अगर इम्पॉर्टेंट की बात करते हैं तो शॉर्ट वीडियो में जाकर उसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, उसका भी लॉन्ग वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो कुछ दिन के बाद हम मैथ का वन शॉट लाएंगे, क्योंकि मैथ में आपका चल रहा है लगभग क्या, 12वां चैप्टर चल रहा है। ठीक है, हमने 11वां नहीं करवाया है, 12वां करवा रहे हैं, जो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, ख़त्म हो जाएगा वो भी। तो अभी फ़िलहाल के लिए साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज क्या करने वाले हैं, तो सौर सेल के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ से शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, सौर सेल। सौर सेल क्या होता है उसके बारे में लिखते हैं। तो सौर सेल और ऊर्जा, सौर सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लिखेंगे ऊर्जा को सीधे विद्युत में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, सौर सेल और सौर सेल जो होता है और ऊर्जा को सीधे विद्युत में रूपांतरित करता है या फिर परिवर्तित करता है। इसमें लिखेंगे कि एक प्रारूपी सेल, सौर सेल जो होता है, जो सौर सेलें होती हैं, सौर सेल लिखें, सौर सेलें और ऊर्जा को सीधे सौर सेलें ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, और मत लिखिए उसमें। ठीक है, एक प्रारूपी सौर सेल 0.5 से 1 वाट देता है क्या, जो लगभग 0.7 वाट को क्या बोलते हैं हम,
विद्युत शक्ति, क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकता है, विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकता है। जो एक प्रारूपी सेल जैसे कि 0.5 से 1 वाट देता है क्या करंट, जो लगभग 0.7 वाट है, ठीक है, विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। वोल्टेज है, वाट है, वोल्टेज है उसको बोलते हैं वाट। तो आगे देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे जब बहुत अधिक संख्या में, जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेल लगाया जाता है तो सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। ये आप देखे होंगे, जब बहुत अधिक सौर सेलों को संयोजित किया जाता है तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है, सौर पैनल। आपके घरों पे या फिर किसी और के घरों पे जरूर देखे होंगे, ठीक है। इस उसी चीज़ की बात कर रहे हैं जिससे हम विद्युत उत्पन्न करते हैं, सौर ऊर्जा आम भाषाओं में इसको बोल देते हैं, ठीक है। आगे हम लिखेंगे तो इससे लिखते हैं सौर सेल से लाभ, ठीक है, सोलर सेल से लाभ। इससे लाभ क्या है, जब हम इसके लाभ की बात करते हैं तो लिखेंगे कि सौर सेलों के साथ संबंध प्रमुख लाभ यह है, इनमें कोई भी गतिमान पुर्जा नहीं होता है। जो सौर सेल होता है इसमें कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि विद्युत मोटर में क्या था, वो गति कर रहा था, तो ये गति नहीं करता है, ठीक है। सौर सेल क्या गति नहीं करता है, इसमें गतिमान कोई ऐसा पार्ट नहीं होता है जो गति कर रहा हो, और इनका रख ऐसे लिखिए, रख रखाव सस्ता है तथा ये बिना यह बिना किसी फोकस युक्ति के काफी संतोषजनक कार्य करता है। बात समझिएगा, ऐसा कहने का क्या मतलब है
कि सौर सेल की कोई ऐसी युक्तियाँ नहीं जो क्या है गतिमान होती हैं। इनका ये ना है, इनका रख रखाव सस्ता होता है तथा ये बिना किसी फोकस युक्ति, जैसे कि हम सौर सेल में सौर कुकर में क्या कर रहे थे, उसमें फोकस ले उसमें क्या दर्पण लगा रहे थे चारों तरफ से कि उसके अंदर क्या प्रकाश को फोकस करे। उसमें इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं लगाया जाता है जो इसमें फोकस करे, ठीक है। जिधर से भी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वो करंट देगा ही देगा, ठीक है। तो आगे हम इसके और बात कर लेते हैं, तो लिखेंगे हम, समझिएगा, ठीक है। सौर सेलों के उपयोग करने का एक अन्य लाभ यह है, इसका उपयोग करने का अन्य यह भी लाभ है, देखिएगा, अन्य लाभ यह है कि इन्हें अच्छे से लिखते हैं, इन्हें सुदूर तथा अगम्य जहां जाना जा सके स्थानों में स्थापित करना आसान होता है। सौर सेलों का उपयोग करने का एक अन्य लाभ यह है कि इसको दूर स्थानों पे जहाँ पर बिजली के खंभे नहीं पहुँचाए जा सकते हैं वहाँ पर इसको लगाना आसान होता है, क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश तो पड़ता ही पड़ता होगा। तथा यह पर्यावरण क्या है, यह पर्यावरण हितैषी है। पर्यावरण हितैषी से मतलब यह पर्यावरण इस चीज़ से पर्यावरण को कोई हानि नहीं होता है, सिंपल सी बात है। लास्ट में क्या लिख लीजिएगा कि इससे पर्यावरण को कोई लाभ तो हमको है ना, पर्यावरण को लाभ थोड़ी है, लाभ को तो इंसानों को मिल रही है। पर्यावरण को हानि से मतलब है, लाभ तो आप पर्यावरण को जितना भी लाभ दे दें इससे क्या होता है, न लाभ होता है न हानि होता है। इससे सिंपल सी बात है कि पर्यावरण को यह लाभ है कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है सौर सेल से, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई है, तो आगे हम बात कर लेते हैं इसके हानि के बारे में, ठीक है। सौर सेल के हानि के बारे में पढ़ेंगे हम। इससे कुछ हानि भी है, क्या हानि है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लाभ दिया है तो हानि भी देगा, समझेंगे नहीं। जो भी चीज़ हमको लाभ देता है उससे थोड़ा बहुत तो हानि होता ही होता है, ठीक है। तो ऊपर वाले को इरेज करेंगे, नीचे वाले आप लिख रहे होंगे तो लिखिएगा, ठीक है। नहीं तो एक बार आप वीडियो देखकर समझ लीजिए, फिर दोबारा रोक रोक कर लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखिए, सोलर सेल की हानियाँ। सोलर सेल की हानियाँ देखेंगे, जिसमें हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो उत्पादन की प्रक्रिया महंगी है। इसमें उत्पादन की प्रक्रिया क्या है, महंगी है। दूसरी बात करते हैं तो विशिष्ट
श्रेणी के विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता कम है। क्या है? विशिष्ट श्रेणी की उपलब्धता क्या है? कम है। उपलब्धता देखिए फिर से, उपलब्धता कम है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो इसके आगे तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि सौर सेलों को परस्पर संयोजित करने हेतु प्रयुक्त सिल्वर अत्यंत महंगा है। सौर सेल को जोड़ने के लिए सिल्वर का उपयोग किया जाता है, जो क्या है? महंगी है। ठीक है, तो उसमें पैसा लगेगा। ठीक है, परस्पर संयोजित करने हेतु प्रयुक्त सिल्वर महंगी है। ठीक है, सिल्वर महंगी है। आगे हम बात कर लेते हैं इसके, ये सब मतलब उपलब्ध करवाना बहुत ज़्यादा मात्रा में, थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट इसका पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हानि हो गया। और उत्पादन की प्रक्रिया महंगी है, इसको ज़्यादा उत्पादन नहीं किया जा सकता, इसमें बहुत ज़्यादा खर्च लगेगा। तो सौर सेल के उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। इसके उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो नीचे वाले को इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर आप लिख रहे होंगे तो इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ से सौर सेल के उपयोग, सौर सेल के उपयोग क्या हैं? तो मानव निर्मित उपग्रहों में सौर सेलों का, मानव निर्मित उपग्रह जिसको सैटेलाइट बोलते हैं, सेलों का उपयोग होता है। सौर सेल का उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों में इसका उपयोग होता है। सौर सेल का लिखेंगे कि रेडियो तथा बेतार संचार यंत्रों तथा सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल का उपयोग किया जाता है। रेडियो तथा बेतार संचार यंत्रों सुदूर क्षेत्रों में टीवी के रिले केंद्रों में सौर सेल का उपयोग किया जाता है। और कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है? तो ट्रैफिक सिग्नलों में, ट्रैफिक सिग्नलों में
परिकलन तंत्र तथा बहुत से खिलौनों में सौर सेल का उपयोग किया जाता, ठीक है, उपयोग किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नलों, परिकलन तंत्र तथा बहुत से खिलौनों में सौर सेल का उपयोग किया जाता है। ये तो हो गई उपयोग की बात, ठीक है। आगे हम बात करते हैं समुद्र से ऊर्जा कैसे मिलती है, समुद्री ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो समुद्री ऊर्जा क्या होती है? आप दो चीजें पढ़े होंगे, ज्वार और भाटा, कभी ना कभी पढ़े होंगे ज्वार और भाटा, उससे भी ऊर्जा बनाई जाती है। तो वो किस तरह से ऊर्जा बनाई जाती है उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप इसको उतारिए फटाक से, आगे हम बढ़ेंगे। सौर सेल का उपयोग हो गया, इसका उपयोग हम किस में करते हैं? मानव निर्मित उपग्रहों में, आप बोल सकते हैं घरों में इसका उपयोग करते हैं, बिजली पंखे चलाने में, टीवी चलाने में इसका उपयोग करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें घर के सामान, इलेक्ट्रिक सामानों को चलाने में किया जाता है, ठीक है। समझे कि नहीं? तो ये आप लिख सकते हैं। इसका उपयोग अगर आपको बोलता है सौर सेल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं समुद्र से ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं, ठीक। समुद्री ऊर्जा क्या होती है उस पर हम फोकस करेंगे। लिखिए समुद्री, अगर हम इसकी प्रकार की बात करें, पहला होता है ज्वारीय ऊर्जा, दूसरा होता है तरंग ऊर्जा, और तीसरा होता है महासागरीय तापी ऊर्जा। क्या? महासागरीय तापी ऊर्जा, ठीक है। ये क्या है? महासागरीय तापी ऊर्जा, तो इसको हम पढ़ेंगे अभी। पहले हम बात कर लेते हैं ज्वारीय ऊर्जा के बारे में। क्या? पहले हम बात कर लेते हैं ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है, समुद्री ऊर्जा क्या होती है। अगर वो हम लिखवाना चाहें तो पहले समझिए ज्वारीय ऊर्जा, समुद्री जो ऊर्जा होगी वही ज्वारीय ऊर्जा होगी। तो लिखेंगे ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं तो ज्वार और भाटे में जल के स्तर के चढ़ने और गिरने, चढ़ने और गिरने, आज क्या हो रहा है, गिरने से ज्वारीय ऊर्जा। बात समझिएगा ज्वारीय ऊर्जा क्या है। तो ज्वार और भाटे में जल के स्तर को चढ़ने और गिरने से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या? ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे तो
ज्वारी ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से ज्वारी ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारी ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण मतलब पतले स्थानों में बांध बनाकर इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, ज्वार और भाटा ऊर्जा मतलब ज्वारी ऊर्जा यहाँ से उत्पन्न की जाती है। ठीक है, ज्वारी ऊर्जा की सीमाएं क्या हैं समझिएगा। तो ज्वारी ऊर्जा की सीमाएं, अगर हम ज्वारी ऊर्जा की सीमाओं की बात करते हैं तो बांध निर्मित किए जा सकने वाले स्थान सीमित हैं। बांध निर्माण किए जाने वाले जो स्थान हैं वो सीमित हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, समुद्र के जो संकीर्ण क्षेत्र हैं बहुत कम है। ठीक है, तो वहाँ पर बांध बनाया नहीं जा सकता। अब रेत है तो रेत पे कहाँ बांध बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि अब बीच जिसको बोलते हैं वहाँ पर बांध किससे बनेगा, जहाँ जैसे ये एरिया संकीर्ण एरिया रहेगा, क्षेत्र रहेगा, वहीं बांध बनाया जा सकता है। वहीं बोला है कि बांध निर्माण किए जा सकने वाले स्थान सीमित हैं। बात समझ में आई क्या? तो हम आगे बात कर लेते हैं तरंग ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तरंग ऊर्जा क्या होती है, फिर उसके बाद बस एक लास्ट वाला छोड़ेंगे, जैसे पिछले में छोड़े थे उसी तरह से इसमें हम छोड़ेंगे। फिर उसके बाद देखिए, अच्छा इसको तरंग ऊर्जा को ये आप इसको उतारिए फटाक से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, या फिर कहाँ, यहाँ देखेंगे। देखिए अच्छा यहाँ पर तरंग ऊर्जा। ठीक है, तरंग ऊर्जा में लिखते हैं क्या कि समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज, देखिए समुद्र के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तरंग ऊर्जा से टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है।
ठीक है, बात समझ में आई। तो तरंग ऊर्जा क्या है? समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तरंग ऊर्जा से टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसकी हम तरंग ऊर्जा की सीमाओं की बात कर लेते हैं। ऊपर वाले को ही इरेज करते हैं, ठीक है, इसको। देखिए इसकी सीमाएं क्या है। तरंग ऊर्जा की सीमाएं बात करेंगे। तरंग ऊर्जा की सीमाएं, तरंग ऊर्जा की सीमाएं क्या है? तो तरंग ऊर्जा का व्यावहारिक उपयोग वहीं संभव है जहां तरंगें उत्पन्न तरंगें अत्यंत प्रबल हों। इसकी सीमाएं क्या है? तरंग ऊर्जा का व्यावहारिक उपयोग वहीं करना संभव है जहां तरंगें अत्यंत प्रबल हों। ठीक है, हर जगह इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगर महासागरीय तापीय ऊर्जा की बात करते हैं तो इसमें क्या है, किस तरह से कार्य करता है, क्या है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। फिर भूतापीय ऊर्जा आएगा, आगे सब चीज़ें क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, जितना होगा हमको लगता है 2 या 3 लेक्चर और बनेगा, फिर उसके बाद 2 लेक्चर और। ठीक है, 2 लेक्चर और, फिर उसके बाद एक चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे। हम ज़्यादा मिनट इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, आप बोर होने लगेंगे। ठीक है, आधे घंटे इनफ है। आधे घंटे ही अगर डेली पढ़ते हैं फिर भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आधे घंटे हम पढ़ाएं, आधे घंटे आप खुद से पढ़ लीजिए। ठीक, तो आधे घंटे ही दीजिए, आधे घंटे हर एक विषय के लिए। एक मतलब सब विषय आधे घंटे में कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।